लेकिन जिस अधिकारी पर नाराज हो जाते थे उस अधिकारी को पूरा झाड़ देते थे। मेरे सामने एक बार एक डीएम साहब थे, उनका होगा कुछ, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था तक तो मैं झाड़ू लगवा दूंगा विधानसभा में। नमस्कार दोस्तों। जब कैराना का नाम आता है तो उस सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो छवि है, वो बेताज बादशाह है राजनीति के, उनका नाम है बाबू हुकुम सिंह। वैसे तो हमने काफी तफ्तीश की उनके बारे में, लेकिन कहीं से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। वही सामान्य बातें हमें बताई गई। लेकिन जब हम पड़ताल पर निकले तो हमें बताया गया कि आप गांव अलीपुर चले जाइए, वहां ये समझिए उनके राइट हैंड आपको मिलेंगे। वो आपको गहरी से गहरी बात बताएंगे उनके बारे में, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो राजनीति में आए, और जब फौज में इतने बड़े ओहदे पर थे, इतने बड़े वकील थे, तो क्या जरूरत पड़ गई उनको राजनीति में आने की। कैराना से विधायक रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मंत्री रहे, और इन्हीं के साथ साथ लोगों के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई, वो कहा सुना नहीं जा सकता उसके बारे में। ऐसा नेता माना जाता है कि शायद गुजरों में कोई दूर दूर तक हो। अब बाबू प्रधान जी हमारे साथ हैं, हरपाल प्रधान जी इनका नाम है। काफी उनके क्लोज रहे हैं एक प्रकार से। जो कई जगह जब हमने पूछा, जब कंडेला में हम पूछताछ कर रहे थे, तो बताया गया कि जो ज्यादातर बातें इन्हीं को पता होती थी, बाकी किसी को नहीं पता होती थी। ये दूसरे हुक्म सिंह जी के रूप में जाने गए हैं। जब हमने दूसरे प्रधानों से बात की तो उनके बारे में यही बताया गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हमारा नमस्कार। कार था। प्रधान जी, सबसे पहले तो बताइए, जब बाबूजी राजनीति में नहीं थे तब कैसा उनका जीवन था। बाबूजी राजनीति में आने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी वगैरह करने के बाद में उन्होंने मुजफ्फरनगर में वकालत शुरू की। सन तो मैं पक्का नहीं बता सकता। और वहाँ पर बाबू नारायण सिंह जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भी वकालत करते थे। बाबूजी शुरू से ही एक ऐसी धारा से जुड़े रहे जो मतलब निष्पक्ष और मुंह पे बात कहने वाली धारा जिसे कही जा, तो उससे जुड़ रहे थे। उसके बाद में इन्होंने कमीशन मिल गया फौज में, सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट होता है, उसमें चले गए क्योंकि इनका ससुर की फैमिली जो थी वो पूरी की पूरी फौजी थी। कर्नल गिरधारी सिंह उनका नाम था और ऊंचा गांव हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के पास उनका गांव था, फार्म था उनका। उन्हीं का के उससे प्रेरणा से ये चीन की लड़ाई हुई शायद 62 में, 62 में ये फौज में चले गए, वकालत छोड़ गए। वकालत बहुत अच्छी इनकी चलती थी। बताया जाता है कि मतलब जो 5 वकील थे, मुजफ्फरनगर के जाने माने जो वकील थे, उन पांचों में से एक थे बाबूजी। हाँ, पांचों में क्या, मेरे हिसाब से तो होशियार पढ़ने में तो उनसे ज्यादा कोई से वकील थे नहीं। और तो वाचस्पति कौशिक वगैरह ये थे, लेकिन बहुत होशियार वकीलों में से थे। लेकिन ये उसमें जब देश की लड़ाई हुई आजाद चीन के साथ में, तब ये फौज में चले गए और फौज में इन्हें लेफ्टिनेंट रहे। उसके बाद इनका प्रमोशन होगा, कैप्टन हो गए, मिलिट्री में रहते रहते। उसके बाद में जैसा वो बताया करें थे कि आगे मेरी वो जो था इच्छा, मतलब चीन की लड़ाई जीत ली। जब चीन से युद्ध हुआ तब उस युद्ध में थे ये। हाँ, उस युद्ध में ये इनका चयन हुआ था, उसी युद्ध में गए थे। उस टाइम किस पद पर थे जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था? तो जब युद्ध हुआ तो उस टाइम क्या पद था इनका? सेकंड लेफ्टिनेंट शुरू होता है कमीशन में, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती हुए थे और उसके बाद में फिर लेफ्टिनेंट बने और उसके बाद में कैप्टन। कैप्टन जब बन गए उसके बाद में 65 का युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसमें भी ये थे। उसके बाद में जब शांति व्यवस्था होगी उसके बाद में छोड़ के
रिजाइन करके और यहाँ चले आए थे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर आने के बाद में ये बल्लभगढ़ जो टायर फैक्ट्री है उसमें मैनेजर पद पर नियुक्ति होगी थी। वहाँ मैं भी मिला इनसे, इन्होंने मुझे ट्रैक्टर भी निकलवा के दिया था वहाँ से। उसके बाद में वहाँ से भी छोड़कर फिर अपने इसमें आ गए वकालत के पैसे पे। इनका जो था चैम्बर, जो का तो था, उस पर वकील काम करते थे। ये उसमें आ गए। फिर इन्होंने कहा भाई अब राजनीति करेंगे यहाँ, क्योंकि उससे पहले इनके परिवार से 3 इलेक्शन चौधरी सुल्तान सिंह लड़ चुके थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे वीरेंद्र वर्मा के सामने। तो इनके मन में था कि मैं एक बार यहाँ से 2 बार, जितनी बार भी हो सको, विधायक बनूं और विधायक बन के जनता की सेवा करूं। कितनी बार विधायक बने बाबूजी? विधायक तो 74 में बने, फिर 80 में बने, फिर 84 में बने। 4 बार तो जब लगातार रहे। 89 में फिर ये चुनाव हार गए थे। 89 के बाद में 3 साल के अंदर अंदर ही, 4 साल के अंदर अंदर ही 3 चुनाव हो गए। सरकार बढ़ती रही, गिरती रही। फिर 91 में लड़े तो हार गए, 92 में लड़े हार गए, 93 में जीत गए। 91, 89, 91, 92 और 93 4 चुनाव में हार गए। 96 में फिर चुनाव जो हुआ उसमें इन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ के। भाजपा से फिर यहाँ से 96 से लगातार 14 तक, 14 में MP का चुनाव हुआ, 14 तक ये मंत्री रहे और विधायक रहे। और जिस भी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में रहे उसमें हमेशा नंबर दूसरा रहा इनका, मतलब मुख्यमंत्री के बाद जो होते थे तो हुक्म सिंह जी होते थे। अच्छे अच्छे विभाग इन्हें मिले। शायद इतने विभाग किसी मंत्री ने, किसी भी समाज के ने ना मिले हों जितने विभागों के मंत्री हुक्म सिंह जी रहे। शुरू में पशुपालन मंत्री से लेकर और आखिर में ऊर्जा मंत्री और खाद्य रसद मंत्री, जो बड़े बड़े वो रहे, डिप्टी स्पीकर रहे विधानसभा के जब लोकदल में थे। 80 में लोकदल में चले गए थे। 80 का चुनाव ने लोकदल से लड़ा, उसमें जीत गए थे। 77 का हार गए थे जनता पार्टी में और कांग्रेस का जब हुआ। 80 में चुनाव लड़ा लोकदल से। 80 के 84 के बीच में ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बन गए। क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो बनता था उस टाइम पे, अब तो परिपाटी पता नहीं क्या है, उस टाइम पे विपक्ष का बनता था। तो विपक्ष में थे, चौधरी चरण सिंह का हाथ था, तो ये डिप्टी स्पीकर बना दिए गए थे। और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोक लेखा समिति, जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते होंगे अंग्रेजी में, उसके चेयरमैन रहे। मैं तो उनके साथ कई बार उसके मीटिंग कमेटी में भी गया उनके साथ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कितनी बार उनके साथ गया। अधिकारियों से बात करने का क्या तरीका था उनका? क्योंकि कैराना में और भी नेता हुए हैं, और जिस तरीके से हमारे गुर्जरों में बताया जाता है कि गुर्जर जो है जितने भी नेता है दबंग हुए हैं, तो क्या वो दबंगाई से पेश आते थे अधिकारियों के साथ? नहीं, वो अधिकारियों के साथ दबंगाई से पेश नहीं आते थे। बड़ी सहनशीलता से और बड़ी सहजता से अपनी बात कहते थे, और अधिकारी उनको सम्मान देता था, और वो अधिकारियों को भी सम्मान देते। ऐसा नहीं था कि वो अधिकारी आए और उससे कुछ कहा ना जा, खड़े रहे वो। लेकिन जिस अधिकारी पर नाराज हो जाते थे उस अधिकारी को पूरा झाड़ देते थे। मेरे सामने एक बार एक DM साहब थे, उनका होगा कुछ, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था तक
तो मैं झाड़ू लगवा दूंगा विधानसभा में, सेक्रेटरीट में। और वही करा है ना, उसको कहीं डीएम नहीं बनने दिया, वो सीधा वहाँ सचिव अनुसचिव क्या हूँ उसमें डिपार्टमेंटों में चला गया। तो बड़े अच्छे तरीके से पैसा आते थे, लेकिन जो उनके साथ वैसी बात करता था उसके साथ वैसा पैसा आते थे। बहुत सहनशील, बहुत सहज और बहुत विद्वान टाइप के आदमी थे। मैं तो इतना कह सकूँगा, आज तक ना तो कोई नेता ऐसा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई से भी समाज का नहीं हुआ, और ना शायद आगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बाबूजी का जो बात करने का तरीका था, अधिकारियों को किस तरीके से डील करते थे, वो सब प्रधान जी ने बताया। बड़े सहज तरीके से अधिकारियों से बात की जाती थी, और जब डीएम साहब आए, जब उनके आपस में कोई कहासुनी हो गई, तो उनसे झाड़ू तक लगवा दिया। जिस तरीके से कहा, उसी तरीके से काम कराया। वैसे तो कैराना में और भी बहुत सारे नेता हुए हैं, लेकिन जो साफ छवि जी मानी जाती है, वो केवल और केवल बाबूजी की मानी जाती है। काफ़ी लोग उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद किसी का नंबर है, तो वो मुनव्वर हसन का है। दोनों के अलग-अलग काम करने के तरीके थे, अलग-अलग पैंतरे से काम करते थे। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक हिंदू रह गए और दूसरे मुस्लिम बन गए। बहुत जल्दी हम जो हमारे दूसरे और नेता पैदा हुए हैं, उनके बारे में और खेती-बाड़ी से संबंधित नई-नई वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान।